नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम 2025 आल शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ, इन प्रश्नों को प्रीवियस ईयर्स के आधार पर कोरिलेट किया गया है, उसके आधार पर प्रश्नों को तैयार किया गया है। इसलिए प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेरे जो भाई आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी आपको कीवर्ड बताए जा रहे हैं, जो आपको की पॉइंट बताए जा रहे हैं, उन पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। उनके आधार पे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए पहला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव कैसे पारित होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, संसद के दोनों सदनों में बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है। कैसे होता है आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद के आधार पर देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 खंड 4 है, उसमें बताया गया है कि किसी भी न्यायाधीश को कैसे हटाना है, उससे महाभियोग कैसे लाना है। ठीक है, इस प्रक्रिया के तहत संसद के दोनों सदनों में बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? लोकसभा के 188, लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षरों के साथ प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रक्रिया तो यही है कि लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सदस्यों का साइन होना चाहिए। प्रस्ताव को राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर को सौंपा जाता है। प्रस्ताव को मंजूर करने के बाद आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई जाती है। जांच समिति अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश करती है। रिपोर्ट पर बहस के बाद संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश देते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। ठीक है, मेरे जो भाई वीडियो देख रहे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक के हम्पी शहर में मनाया जाता है। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। ठीक है, हम्पी यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यह शहर विजयनगर की अंतिम राजधानी थी। पूछा जाता है अक्सर कि हम्पी किस शहर की, किस नगर की अंतिम राजधानी थी, तो यह शहर जो है विजयनगर की अंतिम राजधानी थी। ठीक है, हम्पी या विजयनगर मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, यह नगर है। अब हम्पी मतलब जो कि पंपा से निकला हुआ है के नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहर के रूप में अवशेष है। ठीक है, कभी जो है ये क्या था? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय पहले नंबर पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं, बनते हैं। एक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अभी हम यूथ गेम्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 की पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है पहले नंबर पर रहा। और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर उसने वो क्या है, ये पहली बार कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी पदक तालिका में पहले नंबर पर रही। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 71 पदक मिले, जिसमें से 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य मिले। वहीं नंबर 2 पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही, जिसको 42 पदक मिले हैं, 20 स्वर्ण, 14 रजत, 8 कांस्य। तीसरे नंबर पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 12 स्वर्ण, 20 रजत और 19 कांस्य के साथ 51 पदकों पर तीसरे नंबर पर रही। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है 12 स्वर्ण, 12 रजत और 16 कांस्य के साथ जो है कुल 40 पदकों के साथ चौथे नंबर पर रहा। और जैन यूनिवर्सिटी को 12 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक प्राप्त हुए। ठीक है, वहीं अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में महाराष्ट्र 57 स्वर्ण पदकों के साथ जो है पदक तालिका में पहले नंबर पर रहा। तमिलनाडु 68 स्वर्ण के साथ दूसरे नंबर पर रहा। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स जॉन कैनिंग। ठीक है, चार्ल्स चार्ल्स जॉन कैनिंग। उन्हें क्लेमेंसी कैनिंग और विस्काउंट कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के पहले वायसराय बने। उन्होंने भारत उन्होंने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की। कभी अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना किसने की, तो है चार्ल्स कैनिंग ने।
1856 से लेकर 1862 तक उन्होंने गवर्नर जनरल के तौर पे काम किया। 1857 के विद्रोह की अगर बात करें तो ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी उथल पुथल थी। इसे सेपियो मिटूनी भी कहा जाता है। यह विद्रोह मेरठ उत्तर प्रदेश में 1857 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो है 187 से लेके 180 ईसा पूर्व के बीच शासन किया उन्होंने। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने बाद में शुंग साम्राज्य की स्थापना की। बृहद्रथ शतधौन का उत्तराधिकारी था। वहीं अगर आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। अगला प्रश्न है कि बूंदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बूंदी उत्सव जो है राजस्थान के बूंदी शहर में मनाया जाता है। यह उत्सव हर साल नवंबर या कार्तिक महीने में आयोजित किया जाता है। यह 3 दिनों तक चलता है। इस उत्सव में नवल सागर झील के पानी में हजारों नागरिक मिट्टी के दिए जलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति कब बनी? इसका जो राइट आंसर है वो है 1998। 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति का निर्माण किया गया था, सृजित किया गया था। ठीक है, इसका काम क्या है? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मतलब एनएससी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक हित के मुद्दों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने के लिए जिम्मेदार कार्यदायी एजेंसी है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 नवंबर 1998 को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएससी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि अंडे से बच्चों को जन्म देने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अंडज इसका राइट आंसर है, अंडज। ठीक है, अंडे से जन्म देने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। अंडे देने वाले जीवों को ओविपेरस भी कहा जाता है इंग्लिश में। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं। इनको अंडभरजक जंतु भी कहा जाता है। अच्छा, जो जंतु सीधे ही पृथ्वी पर जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जरायुज कहते हैं। मनुष्य की श्रेणी में आता है, जरायुज श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन रहा? तो बिहार इसका राइट आंसर है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से साल 2023-24 में बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य था। वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर था। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्यों में शामिल थे। बिहार में सिर्फ 32.8% लोग प्रति व्यक्ति आय से ऊपर हैं और उत्तर प्रदेश में 50.8% लोग ऊपर हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर हम गरीब राज्यों की सूची अगर बनाई जाए, बताया जाए तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और असम ये टॉप 5 में है। और 5 सबसे अमीर राज्य कौन से हैं? दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, वहीं जीडीपी की बात करें, जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र क्या है? सबसे अमीर राज्य है। ठीक है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, कीमतों में स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, बेरोजगारी कम करना, बचत और निवेश में संतुलन बनाए रखना, अन्य मुद्राओं के साथ विनिमय दरों को पूर्वानुमेय बनाए रखना। ठीक है, मौद्रिक नीति के जरिए ही केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई ब्याज दरों, धन की आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे परिमाणों को नियंत्रित करता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी संभालता है। ठीक है, मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, जैसे इस समय पैसे की क्रय शक्ति क्या हो गई? कम हो गई है, पैसा नीचे चला जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। अगला प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय के जरिए आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय के जरिए आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, प्रौद्योगिकी को उन्नत करके उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाना। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1985 से 1998 तक चली। ठीक है, 1990 तक, 5 साल ना, 1985 से 1990 तक। इस योजना के समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी थे। ये सब चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पक्का पकाया क्वेश्चन ही, इससे आसान क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर भारतीय कुल आबादी का 16.49% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है,
जनसंख्या के आधार पर भारत के कुछ बड़े राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, हाँ? अच्छा, क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। आबादी के हिसाब से दिल्ली का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है, हाँ? आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुटियाट्टम यूनेस्को विश्व सूची किस राज्य से संबंधित है? जिसका जो राइट आंसर है वो है केरल। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि कुटियाट्टम क्या है? कुटियाट्टम जो है ये क्या है? जीवित नाट्य परंपरा है। केरल के दक्षिणी राज्य में सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक कुटियाट्टम को 2008 में यूनेस्को द्वारा सूची में जोड़ा गया था। यह केरल में प्रचलित भारत की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है, ठीक है। कुटियापल्लम पारंपरिक थिएटर है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है वो है चार्ल्स कैनिंग। चार्ल्स कैनिंग 1856 से 1860 तक भारत का गवर्नर जनरल था और 1958 में उसे भारत का पहला वायसराय बनाया गया था, ठीक है। उसके प्रशासन के दौरान डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस ले लिया गया था। उसने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है, HDI 2021-22 के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश शीर्ष पर रहा? जिसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका। आइए थोड़ा सा पड़ोसियों पर निगाह डाल लेते हैं, ठीक है। श्रीलंका 73वें स्थान पे था, चीन 79, बांग्लादेश 129, भूटान 127, नेपाल 143, पाकिस्तान 161, म्यांमार 149, ठीक है। अच्छा, HDI क्या है? HDI देशों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर का एक पैमाना है। कौन जारी करता है इसको? इसको UNDP मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है। अगला प्रश्न है कि अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य से था? इसका जो राइट आंसर है वो है तबला। उन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कादिर खां आपके गुरु थे। अगला प्रश्न है कि गिद्दा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका राइट आंसर है पंजाब, ठीक है, पंजाब और पाकिस्तान भी। गिद्दा महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, ठीक है। यह नृत्य अपने लयबद्ध ताली बजाने के लिए जाना जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि गिद्दा महिलाओं द्वारा किया जाए पुरुषों द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक क्या है? नृत्य है। इसे रिंग डांस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व में कितने % मीठा पानी है? तो 2.5%, मात्र 2.5% पानी क्या है? विश्व में मीठा पानी है। पृथ्वी का लगभग 70 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन मीठा पानी कितना, पीने लायक कितना है? केवल 2.5% है। पृथ्वी के 97% से अधिक पानी क्या है? खरा है और मुख्य रूप से महासागरों और समुद्रों में विद्यमान है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य विधेयक राष्ट्रपति के पास कौन भेजता है? इसका जो राइट आंसर है वो है राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के मुताबिक राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, उसकी मर्जी है। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी? इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य से है? तो संतूर इसका राइट आंसर है। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। वही संतूर की अगर बात करें तो संतूर क्या है? एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है। ये अक्सर अखरोट की लकड़ी से बना होता है और इसमें 72 तार होते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता हासिल करना था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता हासिल करना। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इस क्रांति में नई तकनीक और ज्यादा उपज देने वाली बीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया था, मतलब HYB, हाई यील्डिंग वैरायटी। इस क्रांति में गेहूं और चावल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अक्सर पूछा जाता है कि हरित क्रांति से किन फसलों में क्रांति आ गई? गेहूं और चावल। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, मनकुंभू सदाशिव स्वामीनाथन, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि कला मंडलम गोपी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जिसका जो राइट आंसर है वो है कथकली।
अच्छा, इसी के आधार पे एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कलामंडलम गोपी के अलावा रुक्मिणी देवी अरुंडेल, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो है भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम की एक नर्तकी और कोरियोग्राफर थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान ऋषभदेव इसका राइट आंसर है। भगवान ऋषभदेव भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। जैन पुराणों के मुताबिक ऋषभदेव राजा नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभदेव का विवाह यशावती देवी और सुनंदा से हुआ था। अगला प्रश्न है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ क्या था? मोगा। यह आयोजन पहली बार गोवा में हुआ था, ठीक है। इस आयोजन में 43 खेल विधाओं का शामिल किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य सहित टोटल 228 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। चलिए, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको अगली वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।